नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा आपके साथ मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। सर थैंक यू। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज कल अखबारों में छपा, परसों अखबारों में छपा, लेकिन छपा उसके पहले राजा भाई ने प्रिडिक्ट कर दिया था, उसके पहले हॉटलाइन ने इस खबर को ब्रेक कर दिया था, उसके बाद कुछ अखबारों ने इसको उठाया। तो राजा भाई, एक तो आपको एक बार फिर हर शो में कुछ ना कुछ बधाई देना पड़ती है कि कोई खबरें आप बड़ी ब्रेक करते हो। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बड़ी खबर थी जिसको कल और आज दो अखबारों ने मिलकर उठाया। मुख्यमंत्री जी का भी उसके बाद बयान आया जी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी और अपनी कह सकते हैं आरएसएस का भी एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडा के तहत ये सरकारें, अलग अलग राज्य सरकारें इसको प्रस्ताव को धीरे धीरे ला रही है। जो मेरी जानकारी में है, सबसे पहले गोवा लेकर आया था, गोवा के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद गुजरात, और अब मध्य प्रदेश ने इसको इनिशिएट किया है। अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस विधेयक को लाने के बाद ये मान के चलिए कि कई सामाजिक जो विषमताएं हैं उसमें एक रूपता लाने का भी एक बड़ा प्रावधान इसके अंदर माना जाता है। जैसे इसमें संपत्ति के बंटवारे को लेकर, तलाक को लेकर, या बेटियों को क्या राइट्स है उसको लेकर, ऐसे अनेक टेक्निकल एस्पेक्ट हैं। खासतौर से कास्ट इक्वेशन को लेकर कि कौन से कास्ट को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, कौन एग्जम्प्टेड है, कौन नहीं है, इसमें बहुत डिटेलिंग की चीज़ें हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के एक मूल एजेंडे में है। जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री जी ने भी इसको कोट किया है। फिर से मुख्यमंत्री जी ने कल अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल कोर है, एजेंडा है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी एक संदेश देना चाहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर हैं। राजा भाई ने विस्तार के साथ बताया। राजा भाई, जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो विवाह, तलाक, दत्तक या बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार की बात कही गई है, वो सब चीज़ें लागू होगी। विवाह और तलाक की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अपना एक अलग चलता है, ये सब चीज़ें खत्म होगी और एक कानून के तहत चलेंगी। तो इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, दरअसल इसमें है ना, ये प्रथम दृष्टिया इस पर किसी प्रकार की डिटेलिंग पे कमेंट करना जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि इसका प्रक्रिया समझिए आप। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी राज्य में लाया जाता है तो उसकी भौगोलिक संरचनाएं देखी जाती है, उसकी जनसंख्या की आबादी के आधार पर यह भी देखा जाता है कि कितने ट्राइबल हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने अदर कास्ट के लोग हैं। उस सब राज्यों के अलग अलग स्टेडी अलग अलग प्रावधान के तहत होता है। ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में एक जैसा लागू हो गया तो गुजरात में भी वैसा हो गया। कई बार ऐसा होता है, जैसे ट्राइबल जिन राज्यों में ज़्यादा है तो कहीं सरकार का ये संदेश न चला जाए कि ट्राइबलों को ज़मीन को लेकर या अन्य किसी शादियों के विवाह को लेकर, बहु विवाह जो प्रथा होती है उसको लेकर, तो एक से अधिक विवाह की प्रथा में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा, कौन सी कास्ट को उसमें कंसिडर किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ट्राइबल है, शेड्यूल है, इनमें बहुत एक डिटेलिंग का विषय है। अभी तो ये शुरुआत है, इसको 4-6 महीने तो इसकी कमेटी बनेगी सर, 5 लोगों की कमेटी बनेगी। 5 सदस्य कमेटी की अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज करते हैं। जो मेरी जानकारी में है वो यही है कि जिन्होंने उत्तराखंड और गुजरात का किया है, मैडम देसाई जो है, वही इसकी, अभी मेरी जानकारी, आई एम नॉट श्योर, ये केवल मेरी जानकारी में है कि वही शायद इनकी अध्यक्षता करेगी, लेकिन इसकी डिटेलिंग का विषय है। अभी केवल खबर यह है कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा आने वाले समय में, नवंबर-दिसंबर के आसपास, मोर और लेस मुझे लगता है लागू होने की विधेयक आ जाएगा उस समय। आपकी जानकारी तो हो सकती है, लेकिन हॉटलाइन पर आपने ब्रेक कर दिया था कि एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनने वाली है, और शायद रंजना देसाई, मुझे नाम आज अखबारों में आया है, मुझे भी उससे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं राजा भाई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन ये गहन चर्चा का विषय है और लंबे इसके लिए अलग अलग तरह के प्रावधान आएंगे और उसके बाद कमेटी का जो निर्णय होगा उसके बाद इसकी लागू करने की दिशा में काम होगा। आपने कहा कि भाजपा का एजेंडा भी था यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या लगता है राजनीतिक तौर से इसका कितना फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? नहीं, इसको भारतीय जनता पार्टी को इसको इसलिए लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल विषय है ये। बीजेपी के जिस कुछ कोर विषयों में से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आइडियोलॉजिकल विषय है, और बीजेपी इसको जिन जिन राज्यों में लागू करती है वो चुनाव के मद्देनज़र लागू करती है। और आप ये मान के चलिए कि यदि लागू कर पाती है मध्य प्रदेश में, तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, चूँकि प्रो संघ, प्रो हिंदू क्या
प्रो संघ की जो गवर्नमेंट होती है ना, जिसमें संघ के विचारधाराओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसमें से एक सरकार ये भी मानी जाएगी। गुजरात ने लागू कर ही दिया है, उत्तराखंड ने लागू कर दिया, मध्य प्रदेश की प्रक्रिया शुरू होगी, अभी हुई नहीं है, प्रक्रिया शुरू होगी, 3-4 महीने इसके ड्राफ्ट में लगेंगे, कमेटी बनेगी, अध्यक्षता होगी, सबके डूज एंड डोज चेक किए जाएंगे कि किस कास्ट की क्या इक्वेशन है, किस राज्य में कौन सी कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, कानून के तहत क्या क्या किया जा सकता है, कानून में कोई यदि अमेंडमेंट लाना हो विधेयक के थ्रू तो क्या क्या किया जा सकता है। एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन भाजपा को यदि लागू करती है तो निश्चित रूप से वोट बैंक का बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस दिशा में जाएगा, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, ये थोड़ा सा गहन मंत्रणा का विषय है, टेक्निकल है, लीगल है, इसलिए हाँ, इसमें लीगल और टेक्निकल है, इसलिए हमको जिन बातों की जानकारी हो उन्हीं बातों पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इसमें धाराओं का, क्लॉज का और कमेटी का बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य हैं। लेकिन मुझे ऐसा भी याद आता है सर कि मोहन जी ने तो अभी भले ही इसको परसों अनाउंस किया हो, जब हमने शनिवार को खबर ब्रेक की थी कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है, तो मुझे शिवराज सिंह चौहान भी याद आते हैं। शिवराज जी के ज़माने में भी एक बार ये बात चली थी कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, लेकिन चूँकि शिवराज जी फिर चेयर पर नहीं रहे और अभी अन्य राज्य लेकर आ गए, तो मोहन जी ने इस बात को आगे जरूर बढ़ाया हो, लेकिन मोहन जी इसके पहले भी शिवराज के समय ये बात चर्चा का विषय हो चुका है। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात कर ली। राजा भाई, आपकी एक पंचलाइन है, युद्ध के बाद युद्ध विराम, और युद्ध विराम जो ईरान, इजराइल, अमेरिका इतने सारे जो आपस में जुड़े हुए हैं और युद्ध विराम की घोषणा हो गई है, क्या कहते हैं, युद्ध विराम स्थायी है या कुछ आगे बढ़ने की संभावना है? और इस युद्ध विराम के बाद शेयर मार्केट का सेंसेक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ा और बाकी सब चीज़ों में भी काफ़ी सुधार हुआ है, तो क्या कहते हैं इस युद्ध विराम को लेकर? नहीं, देखिए, यदि आपको आपके और मेरा यदि 1 महीने वाला पुराना टॉक शो यदि आपको याद हो, हमने सिर्फ 2 या 3 मार्च को किया था और आज हम फिर अब 9 अप्रैल को कर रहे हैं। 1 महीने से अधिक इस बात को हुआ है। तब जब लोग मान रहे थे कि 5-7 दिन में युद्ध रुक जाएगा, तब भी मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल 1 वीक तक तो आप कल्पना भी मत कीजिए कि युद्ध रुक जाएगा क्या। उस समय भी ऑन रिकॉर्ड कहा था मैंने आपको, ठीक है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, युद्ध विराम एक जो है ना, एक मार्केट के अप्स एंड डाउन का एक स्टेटमेंट हो सकता है। ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका के दबाव में आने वाला नहीं है सर। ऐसा मेरा पॉलिटिकल स्टडी, इंटरनेशनल अफेयर्स की स्टडी या एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी, तीनों का एक इनपुट मान लीजिएगा आप। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अच्छा, देखिए, ट्रंप की इसमें जो दुर्गति हुई इसको समझिए आप। ट्रंप ने जितनी बार धमकियां दी या गीदड़ भपकियां दी, उससे ईरान प्रेशर में नहीं आया। ईरान ने अपना एक शीर्षस्थ नेतृत्व भी खो दिया, एक मजबूत नेता भी ईरान का उन्होंने खो दिया। उसके बाद भी ईरान प्रेशर में नहीं आया और वारिस को लेकर, सक्सेसर के बाद भी ईरान तटस्थ भाव से मैदान में डटा रहा। और आप देखिए, ईरान ने सबसे अधिक अटैक किए तो मिडिल ईस्ट पे, अरब कंट्रीज़ पे किए, दुबई पे किए, यूएई पे किए, कतर पे किए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए। हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि दुनिया के इन्वेस्टमेंट का, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना था दुबई, क्योंकि वहाँ टैक्स फ्री पार्किंग है पैसों का, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। रियल इस्टेट बड़ा, इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रहा था। दुबई धीरे धीरे आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटिमेंट्स बिगड़ गए हैं उसके। हवाई अड्डे, मतलब मिसाइल से अटैक करके, बड़ी बड़ी इमारतों पे अटैक करके जो वहाँ की मेंटल पीस थी उसको बर्बाद कर दिया किसने? ईरान ने। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसको सेंटर बना रखा था अपना। दुबई पे अटैक नहीं था, ये दरअसल संदेश अमेरिका को देना था, ईरान को। तो मेरा ऐसा मानना है, ये युद्ध विराम एक अभी मतलब बहुत सामान्य तौर पे देखा जाए तो हल्का सा एक फुल स्टॉप भी नहीं होगा, पॉज भी नहीं होगा। ये युद्ध फिर गति पकड़ेगा सर, युद्ध रुकने वाला भी नहीं है। अमेरिका को ईरान सभी एंगल से अपनी ताकत दिखा रहा है और दिखाएगा। मेरा ऐसा मानना है, युद्ध तो इजराइल और ईरान ने छेड़ा था, फ्रंट में अमेरिका आ गया। अमेरिका का युद्ध तो था ही नहीं ना सर, इजराइल और ईरान लड़ रहे थे आपस में। अमेरिका पिक्चर में आते से फिर शिफ्ट हो गया युद्ध, ईरान वर्सेस अमेरिका हो गया। और ट्रंप का जो मैं रेगुलर बात कहते आ रहा हूँ, इस पूरे टर्म में ट्रंप आउट ऑफ बॉक्स चल रहे हैं, खूंखार हो गए हैं। ऐसा मेरा ऐसा भी मानना है, ट्रंप की किसी भी कमिटमेंट पे, किसी भी स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। वो अपने स्टेटमेंट पर बरकरार भी नहीं रह पाते हैं। टैरिफ लगाते हैं तब विड्रॉ कर लेते हैं, धमकियाँ देते हैं तब विड्रॉ कर लेते हैं, सुबह उठ के कुछ और ट्वीट करते हैं, दोपहर में कुछ और ट्वीट करते हैं, शाम को स्वर बदल लेते हैं,
अभी देखिए आप ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि अब हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। कल तक तो ईरान से लड़ रहे थे आप। फिर रात को आप बोलते हैं कि ईरान यदि अब स्टेट ऑफ होर्मुज़ पे यदि हमको रियायत नहीं देता है तो फिर हम तैयार रहना चाहिए। ट्रंप को पर्सनली लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। देखिए सुपर पावर है अमेरिका, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। वर्ल्ड की इकोनॉमी का ग्लोबल और सुपर पावर है, लेकिन जो व्यक्ति उसको लीड कर रहा है उसको सीरियसली लेना बंद कर दिया लोगों ने। देखिए बड़ी बात निकल कर सामने आई और राजा भाई ने जो बताया, राजा भाई के मुताबिक युद्ध अभी थमा नहीं है, आगे और बढ़ने की उम्मीद है। राजा भाई एक बहुत चिंता का विषय है। कल इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक थी। बैठक में एक महिला पार्षद ने कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी। दूसरी महिला पार्षद कहती है कि कांग्रेस जाए भाड़ में, और अगर आपको इतनी चिंता है तो आप ईरान से तेल क्यों लेते हो। तो ये जो फीलिंग निकल कर आ रही है, हम तो ओवैसी की पार्टी से लड़ लेंगे, ये जो माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह से, तो ये बड़ा निंदनीय है कि वंदे मातरम नहीं गाना है आपको। उसके बाद आप ओवैसी की पार्टी की बात करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि आप ईरान से तेल क्यों ले रहे हो। तो ये क्या लगता है, ये इस तरह की मानसिकता के साथ जब राजनेता काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत नहीं है? नहीं, देखिए मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि जिस तरीके से नगर निगम के सदन में वंदे मातरम के गीत पर जिस प्रकार से वहाँ के कांग्रेस के पार्षदों ने आपत्ति जताई, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की दोनों महिला पार्षद है वो, और वंदे मातरम गीत को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे मज़हब में ये अलाउड नहीं है। देखिए वहाँ पर कोई आपसे रामचरितमानस का पाठ थोड़ी करवाया जा रहा था, ये तो भारत माता की स्तुति का विषय है। तो जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कोई आपसे अलग संविधान नहीं होते हैं। आप किस कौम को बिलोंग करते हो ये विषय ही नहीं है। संविधान सबके लिए एक है, भारत का राष्ट्रगीत है वो। भारत में यदि आप रह रहे हो तो भारत माता के अभिमान का, गौरव का स्तुति है वो। उसमें आपको बहुत ही मान सम्मान गौरव के साथ उसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हो उस देश को कैसे अपमानित कर सकते हो। तो मेरा मानना एक घोर निंदनीय विषय है, बहुत बिलो स्टैंडर्ड है। और जिन शब्दों का उन महिला पार्षदों ने इस्तेमाल किया, मतलब मुझे तो कोट करने में भी शर्म आ रही है। वो मतलब अच्छे शब्द नहीं थे वो, कि उन जिस शब्दों का इस्तेमाल किया ना वो भी एक उनके बिलो स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन को बता रहे थे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस ने उस बात को कहा कि नहीं, कांग्रेस का ये स्टैंड नहीं है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, भारत माता वंदे मातरम गीत बहुत अभिमान से, सम्मान से गाया जाएगा। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट दिया है, तो लेकिन ये एक ही बहुत ही जिसको कहते हैं ना निंदनीय और बिलो स्टैंडर्ड हरकत है। एक लाइन की बात ये, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, और राष्ट्रहित के साथ जिस तरह से आपने बयान दिए हैं, जिस तरह से राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अपमान करने की बात कही है, वो निश्चित तौर पर घोर निंदनीय है। जिस देश में आप रहते हो, जिस राष्ट्र में आप रहते हो, अगर आप उसके प्रति सम्मान नहीं दर्शा सकते और अपनी उपस्थिति को इस तरह से दर्ज करवाते हो तो वाकई में चिंता का विषय है। बहरहाल मुझे लगता है राजा भाई, हमने कई सारी बातों पर बात की है। आपकी जो बातों का जिस निकल कर सामने आया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने कहा है कि काफ़ी गहन अभी परीक्षण होगा, उसके बाद इन सब चीज़ों को लागू करने की बात होगी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कदम उठा लिया है। साथ ही ट्रंप और ईरान और इजराइल को लेकर जो आपने बात कही है, इस युद्ध के आगे बढ़ने की संभावना है। नहीं, ये देखिए युद्ध आगे तो खैर बढ़ेगा ही, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। जैसे भी आपने स्टॉक मार्केट का या सोने चांदी का जिक्र किया, तो उसमें आपको वैल्यू एडिशन कर देता हूँ कि जब सीज फायर का अनाउंसमेंट कल हुआ था तब तो बाजार ने एक 1500-1600 अंक की तेज़ी पकड़ी थी, लेकिन आज बाजार बड़ा क्रैश हुआ है, फिर लाखों करोड़ बाजार से चले गए हैं। और गोल्ड और सिल्वर की यदि आप बात करो तो मैं आपको एक छोटा सा इनपुट दे देता हूँ। गोल्ड में जो पोलैंड जैसे देश जो है ना, वो गोल्ड की बड़ी परचेसिंग कर रहे हैं, और रसिया गोल्ड को खूब मार्केट में सेल कर रहा है, तो गोल्ड में वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। चांदी भी जहाँ ट्रेंड कर रहा है उससे अभी डाउन आएगा, चांदी भी कोई बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए कि अब सोना और चांदी जो है जिस मार्ग पर ट्रेंड कर रहे हैं उससे कभी 10,000 नीचे 5,000 ऊपर के आसपास रहेंगे। जो जनवरी में 4 लाख चली गई थी चांदी और गोल्ड 180 के आसपास चले गया था, वो दिन अभी नज़दीक नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी रहेगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फंड रेजरों का बड़ा पैसा लगता है, और फंड रेजर अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पैसा लगाने में
कितना फ़ायदा है, क्योंकि अभी पोलैंड और कजाकिस्तान जैसे जो छोटे देश हैं वो जरूर परचेस कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक जो है अभी गोल्ड पे केवल नज़र बनाई हुई है कि किस लेवल पे परचेस किया जाना चाहिए। और अमेरिका चूँकि इक्विटी बेस्ड मार्केट है, तो अमेरिका अपने मार्केट को करेक्शन करने के लिए, मार्केट में ग्रोथ लाने के लिए, ट्रंप जो बिजनेसमैन हैं तो ऐसा स्टेटमेंट जरूर देते हैं जिससे डाउ जोन्स बढ़े, BSE बढ़े, फिर FII बाहर निकालते हैं पैसा, फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं। इन स्टेटमेंट पे सेंटिमेंट जनरेट होते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, आप ध्यान रखिएगा, महंगाई बढ़ना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये युद्ध अभी जिस तरीके से चल रहा है, स्पीड घट सकती है, बढ़ सकती है, थोड़े दिन पॉज हो सकते हैं, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था 2026 पूरा युद्ध का कालखंड रहेगा, ये आप मान के ही चलिएगा। अन्य देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही, कितने समय लगता है ये देश काल परिस्थिति बताएगी आपको। अब आपने जो जिक्र किया ट्रंप का, तो मैं आपको और वैल्यू एड कर देता हूँ। नाटो देशों ने ट्रंप को जिस तरीके से संदेश दिया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। नाटो का सपोर्ट चाहिए था ट्रंप को, नाटो ने एक ने भी ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया। अपने अपने स्तर पर जरूर से ईरान से बात की होगी, लेकिन ट्रंप के फेवर में खड़े होकर नाटो ने एक ने भी बिहेव नहीं किया है। अरब कंट्रीज मिडिल ईस्ट पे अटैक होते रहे, तब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है को ताकत से खड़ा ना हो पाए ईरान के सामने। तो ईरान ने ताकत तो दिखा दी, ईरान ने ट्रंप को झुका तो दिया, ये आप मान के चलिए आप। बहुत बड़ा खुलासा एक बार फिर राजा भाई ने किया है, स्टॉक मार्केट को लेकर किया है, मेटल को लेकर गया, सोने चांदी की जो बात है, किस तरह से भाव वोलेटाइल हो रहा है, ट्रंप किस तरह से इन सब चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। रशिया और कजाकिस्तान जैसे देश गोल्ड की परचेसिंग कर रहे हैं, रशिया बेच रहा है और पोलैंड और कजाकिस्तान परचेसिंग कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।